अध्याय 5 रेखांकन समीकरण भाग 2 अकाउंटिंग इक्वेशन कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। रेखांकन समीकरण तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 है क्रम। रेखांकन समीकरण में पहले संपत्ति, उसके पश्चात दायित्व एवं पूंजी का उल्लेख किया जाना चाहिए। संपत्ति एवं दायित्व स्थिरता के क्रम में अथवा तरलता के क्रम में दर्शाए जाने चाहिए। तो जब हम चिट्ठा तैयार करते हैं तो उसमें संपत्ति और दायित्वों को जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके को ही हम स्थिरता का क्रम एवं तरलता का क्रम कहते हैं। स्थिरता के क्रम में स्थायी संपत्ति पहले और तरल संपत्ति बाद में, जबकि तरलता के क्रम में तरल संपत्ति पहले और स्थायी संपत्ति बाद में लिखी जाती है। तो किसी भी एक क्रम को हम अपना सकते हैं। नंबर 2, योग का बराबर होना। लेखांकन समीकरण में सदैव संपत्तियों का योग दायित्व एवं पूंजी के योग के बराबर होता है। जैसे हमने जाना है पिछले लेक्चर में कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व या संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, इसका एक ही अर्थ है। तीसरा है माल संपत्ति का क्रय। तो माल और संपत्ति का अगर क्रय होगा तो किस प्रकार से लेखांकन समीकरण में इसको दर्शाया जाता है। नंबर 1 है नगद क्रय, कैश परचेज। लेखांकन समीकरण में माल संपत्ति के नगद क्रय पर केवल संपत्ति पक्ष ही प्रभावित होता है। माल के नगद क्रय पर स्कंद में क्रय की राशि जोड़ दी जाती है और रोकड़ में से कम की जाएगी। संपत्ति के नगद क्रय पर राशि संबंधित संपत्ति में जोड़कर और रोकड़ में से कम कर दी जाएगी। अर्थात जब भी हम कोई नगद माल या संपत्ति खरीदेंगे तो जितने का माल अगर हम खरीदते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये का माल खरीदते हैं तो 10,000 रुपये का स्टॉक हमारी संपत्तियों में बढ़ जाएगा और 10,000 रुपये रोकड़ में से घट जाएंगे। मान लीजिए 15,000 का हम मशीन खरीदते हैं तो 15,000 की मशीन के रूप में हमारे पास संपत्ति बढ़ जाएगी और रोकड़ में से 15,000 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नगद माल खरीद और संपत्ति खरीद को लेखांकन समीकरण में दर्शा सकते हैं। सेकेंड, उधार क्रय, क्रेडिट परचेज। लेखांकन समीकरण में माल या संपत्ति के आधार पर दोनों पक्ष प्रभावित होंगे। माल के उधार क्रय पर क्रय की राशि संपत्ति पक्ष में स्कंद में जोड़कर दिखाई जाएगी तथा दायित्व पक्ष में लेनदारों में जोड़ी जाएगी, यानी लेनदार हमारे उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई संपत्ति अगर हम उधार खरीदते हैं तो उधार खरीदने पर संबंधित संपत्ति में संपत्ति की राशि जोड़ दी जाएगी और दायित्व पक्ष में राशि लेनदारों में जोड़ी जाएगी, यानी हमारे जो लेनदार हैं वो बढ़ जाएंगे संपत्ति के मूल्य के बराबर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उधार क्रय चाहे वो माल का हो चाहे वो संपत्ति का हो उसको हम दर्शा सकते हैं लेखांकन समीकरण में। नंबर 4 है उधार क्रय का भुगतान। उधार क्रय का भुगतान करने पर यह राशि लेनदारों में से कम कर और रोकड़ में से घटाई जाएगी। यदि भुगतान बट्टा काट कर किया गया है तो ऐसी स्थिति में भुगतान की गई राशि रोकड़ में से कम की जाएगी तथा बट्टे की राशि को पूंजी में जोड़कर तथा लेनदारों में से रोकड़ और बट्टे दोनों की राशि को कम किया जाएगा। नंबर 5, माल या संपत्ति का विक्रय। नंबर 1, नकद विक्रय। लेखांकन समीकरण में माल या संपत्ति का नकद विक्रय पर माल या संपत्ति के लागत मूल्य की राशि से स्कंद या संपत्ति का मूल्य कम होगा। अर्थात जितने का माल या संपत्ति बेची जाएगी उतनी राशि माल या संपत्ति में से घटा दी जाएगी और प्राप्त रोकड़ की राशि रोकड़ में जोड़ दी जाएगी। विक्रय पर लाभ या हानि पूंजी में समायोजित होगा, अर्थात लाभ होने पर पूंजी में जोड़ा जाएगा और हानि होने पर राशि घटाई जाएगी। इसी प्रकार से उधार विक्रय। लेखांकन समीकरण में माल या संपत्ति के उधार विक्रय पर माल या संपत्ति के लागत मूल्य की राशि से स्कंद या संपत्ति का मूल्य कम होगा और कुल विक्रय मूल्य की राशि से संपत्ति पक्ष में देनदारों में जोड़ा जाएगा, अर्थात देनदार हमारे बढ़ जाएंगे।
विक्रय पर लाभ या हानि की राशि पूंजी में समायोजित होगी। लाभ होने पर पूंजी में जोड़ेंगे और हानि होने पर पूंजी में से घटाएंगे। अब है उधार विक्रय का भुगतान प्राप्त। उधार विक्रय का भुगतान प्राप्त करने पर यह राशि देनदारों में से कम कर रोकड़ में जोड़ी जाएगी तथा पूर्ण भुगतान पर बट्टा दिया गया है तो बट्टे की राशि पूंजी में से कम होगी। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। आज हम लेखांकन समीकरण कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है। आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी जा रही हैं। महेश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया 30,000 रुपये। रमेश से उधार माल खरीदा 12,500 रुपये और रुपये 5,000 रुपये की लागत का माल नरेश को बेचा 6,130 रुपये। तो आइए इसको हम लेखा समीकरण के माध्यम से किस प्रकार दर्शाएंगे जानते हैं। सबसे पहले हम लेखा समीकरण अपना लिख लेंगे जो कि होता है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो लेखा समीकरण हमने लिखा है इसको हम असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज अगर लिखते हैं तो हमारा होगा स्थिरता का क्रम, और इस प्रकार से हम एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये है हमारा तरलता का क्रम। तो हम किसी भी क्रम से जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम तरलता के क्रम के आधार पर लेखा समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहां आ जाएगा हमारा ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शंस इन्होंने नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। तो नगद से व्यापार प्रारंभ किया है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो जब व्यापार प्रारंभ करेंगे तो व्यापार में कैश आएगी एसेट्स के रूप में, कैश, और यहां हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए इन्होंने 30,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, तो यहां पर कैश हो गई हमारे पास 30,000 प्लस यहां पर लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, कैपिटल हमारे पास कितनी है 30,000। तो पहले सौदे के पश्चात जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। कैश 30,000 प्लस आपके एसेट्स है नहीं अभी, यहाँ पर लायबिलिटीज नील है और कैपिटल हमारी 30,000। उसके पश्चात दूसरा सौदा है रमेश से उधार माल खरीदा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन है, ये हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा। उसके पश्चात सेकंड ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन रमेश से उधार माल खरीदा। तो रमेश से जब हम माल उधार खरीदेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहां पर स्टॉक हमारा आ जाएगा। तो कैश हमारी, कैश में कोई वृद्धि नहीं है, कैश में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और स्टॉक हमारा जो बढ़ गया है
500 का। अब जब हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के रूप में क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे हमारे 12,500 के। और इस प्रकार से कैपिटल में कोई वृद्धि नहीं है, शून्य। तो इस प्रकार से जब हमारा नया समीकरण बन जाएगा, न्यू इक्वेशन हो जाएगा, कैश अब हमारे पास हो जाएगी कितने की, 30,000 की, प्लस स्टॉक हो जाएगा 12,500 का, और यहाँ पर क्रेडिटर्स हो गए हमारे 12,500 के, और कैपिटल हो जाएगी हमारी 30,000 की। तो इस प्रकार से हमारी न्यू इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और उसके पश्चात देखिए तीसरा सौदा, ये था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके पश्चात तीसरा सौदा है, तीसरा व्यवहार है गुड्स सोल्ड है, गुड्स सोल्ड। तो ये इन्होंने माल बेचा है नरेश को 5,000 रुपये लागत का माल। तो जब 5,000 रुपये लागत का माल ये बेचेंगे तो माल में से माइनस हो जाएंगे कितने, 5,000। 5,00,000 का माल बेचा है इन्होंने, विक्रय मूल्य है 6,130। तो यहाँ पर प्लस डेप्टर्स, देनदार हमारे हो जाएंगे 6,130 के, और इधर दायित्व पक्ष में 5,000 का माल 6,130 में बेच रहे हैं, तो उसको 1,130 रुपये का लाभ होगा। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन लाभ को हम 1,130 रुपये पूंजी में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण बन जाएगा, न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगी। कैश हमारे पास हो गया 30,000 का, 12,500 में से 5,000 घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7,500। उसके पश्चात देनदार हो जाएंगे हमारे 6,130 के, और इधर क्रेडिटर्स हो जाएंगे हमारे 12,500 के, और प्लस वाली कैपिटल हो जाएगी 31,130 की। तो इस प्रकार से हमारा ये लेखांकन समीकरण बन जाएगा, जिसके फलस्वरूप टोटल कर लीजिए तो हमारी जो असेट्स होंगी जोड़ लेंगे तो ये आ जाएंगी, एसेट्स बराबर हो जाएंगी 43,630 की, और हमारा जो दायित्व पक्ष है ये हो जाएगा हमारा पूंजी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये मिला के हो जाएगा 43,630। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, लेखांकन समीकरण तैयार कर लेंगे।